Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. कभी सोचा है कि भारतीय संसद का ऊपरी सदन यानी राज्यसभा जब काम करता है तो उसकी कार्यवाही को कौन चलाता है? दिलचस्प बात यह है कि जो व्यक्ति सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठकर पूरे सदन को नियंत्रित करता है वो सदन का सदस्य भी नहीं होता। ये हमारे संविधान की एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, अनोखी बात है। तो आज हम इसी संवैधानिक पहेली को सुलझाने वाले हैं। हमारी नजर रहेगी भारतीय संविधान के दो खास अनुच्छेदों पर, 64 और 89। हम समझेंगे कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की भूमिकाएं क्या हैं, और सबसे जरूरी बात, हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसा अनोखा सिस्टम बनाया ही क्यों। हमारे पास इस विषय पर कुछ बेहतरीन लेख हैं और साथ में संविधान का मूल पाठ भी। तो हमारा मकसद सिर्फ नियम कानून जानना नहीं है, बल्कि उस डिजाइन के पीछे की सोच को समझना है। ये एक तरह की संवैधानिक इंजीनियरिंग है जिसके पीछे निष्पक्षता, निरंतरता और संतुलन के सिद्धांत छिपे हैं। चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। राज्यसभा का ये सभापति या चेयरमैन होता कौन है? ये पदेन भारत के उपराष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन ये पदेन सभापति या एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का क्या मतलब है? ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, ये शब्द थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा साधा है। अगे का शब्द या एक्स ऑफिशियो का मतलब है पद के कारण, यानी जो भी व्यक्ति भारत का उपराष्ट्रपति बनेगा वो अपने आप ही बिना किसी अलग चुनाव के राज्यसभा का सभापति भी बन जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी स्कूल का प्रिंसिपल अपने पद के कारण ही स्कूल की डिसिप्लिनरी कमेटी का हेड होता है। उसके लिए अलग से कोई वोटिंग नहीं होती। हमारे संविधान ने यही व्यवस्था उपराष्ट्रपति के लिए की है। ये कोई चुनावी पद नहीं है, बल्कि उस पद के साथ जुड़ी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अच्छा, तो ये पद उपराष्ट्रपति के पद का एक बोनस जैसा है, कह सकते हैं। लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। अगर सभापति सदन का सदस्य ही नहीं है तो फिर उसे सदन का मुखिया क्यों बनाया गया? क्या ये अजीब नहीं है? लोकसभा की तरह सदस्य अपने में से ही किसी को क्यों नहीं चुन सकते? इस बाहरी अंपायर को लाने का खास फायदा क्या है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये सवाल ही इस पूरी व्यवस्था के दिल में है, और इसका जवाब एक शब्द में है, निष्पक्षता, यानी न्यूट्रलिटी। संविधान बनाने वाले चाहते थे कि ऊपरी सदन का मुखिया किसी भी राजनीतिक पार्टी के रोजमर्रा के झगड़ों से ऊपर हो। उसे किसी पार्टी के व्हिप का पालन ना करना पड़े, उसे चुनाव जीतने की चिंता ना हो, उसे बस सदन को नियमों के हिसाब से चलाना हो। तो एक तरह से भी एक रेफरी की भूमिका में है, किसी टीम के खिलाड़ी की नहीं। बिल्कुल सही। क्रिकेट मैच का अंपायर किसी टीम का खिलाड़ी नहीं होता, तभी तो वो निष्पक्ष फैसले दे पाता है। सभापति की भूमिका भी ठीक वैसी ही है, और इसी निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक और बड़ा नियम है। सभापति किसी भी मुद्दे पर पहली बार में वोट नहीं कर सकते। वो किसी बिल के पक्ष या विपक्ष में अपनी राय नहीं दे सकते। लेकिन मैंने स्रोतों में पढ़ा है कि एक स्थिति है जब वो वोट कर सकते हैं, टाई होने पर। उसे निर्णायक मत या कास्टिंग वोट कहते हैं। हाँ, और वो भी उनकी निष्पक्षता का ही एक हिस्सा है। अगर किसी मुद्दे पर सदन में वोट बराबर बराबर हो जाए, मान लीजिए 100 वोट पक्ष में और 100 विपक्ष में, तो सदन एक डेडलॉक में फंस जाएगा। उस गतिरोध को तोड़ने के लिए सभापति अपना वोट डालते हैं। उनका वोट फैसला करता है, इसलिए उसे निर्णायक मत कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, वो तभी वोट करते हैं जब सदन खुद फैसला नहीं कर पा रहा हो। वो अपनी तरफ से किसी बहस को प्रभावित नहीं करते। ठीक है, तो ये निष्पक्षता वाला पहलू तो समझ में आ गया। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि असल में जमीनी स्तर पर सभापति का काम क्या होता है? क्या वे सिर्फ बहस के दौरान शांति बनाए रखते हैं, या उनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा प्रशासनिक और गहरी है? बहुत गहरी है। सदन में शांति और अनुशासन बनाए रखना तो उनका सबसे दिखने वाला काम है, लेकिन इसके अलावा भी उनकी कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण है संविधान और सदन के नियमों की व्याख्या करना। अगर कोई सदस्य नियम को लेकर सवाल उठाए या कोई कंफ्यूजन हो, तो सभापति का फैसला ही अंतिम माना जाता है। वो एक तरह से सदन के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरह काम करते हैं। और प्रशासनिक भूमिका? हाँ, वो राज्यसभा सचिवालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारी सीधे उनके अधीन काम करते हैं। सदन की सुरक्षा से लेकर उसके प्रकाशनों तक हर चीज की अंतिम जिम्मेदारी उनकी होती है। साथ ही हमारे स्रोतों में एक और बात पर जोर दिया गया है, लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न रखने का नियम। हाँ, मैंने भी उस पर ध्यान दिया। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है?
इसका सीधा सा मतलब है कि उपराष्ट्रपति रहते हुए वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कोई और ऐसी नौकरी या पद नहीं ले सकते जिससे उन्हें कोई आर्थिक फायदा हो। जी। ये नियम उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को और मजबूत करने के लिए है। सोचिए, अगर सभापति किसी सरकारी कंपनी के बोर्ड में भी हो तो क्या वो सरकार से जुड़े किसी बिल पर निष्पक्ष रह पाएंगे? हितों का टकराव होगा। बिल्कुल, ये नियम उसी टकराव को रोकता है। और इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प बात है, संविधान में एक परंतुक या प्रोवाइजो भी है। ये कहता है कि अगर किसी वजह से उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का पद संभालना पड़े, मान लीजिए राष्ट्रपति बीमार हैं या उनका पद खाली हो गया है, तो उस दौरान वो राज्यसभा के सभापति का काम नहीं करेंगे, ना ही उन्हें सभापति की सैलरी या भत्ते मिलेंगे। ये हमारे सिस्टम में शक्तियों के बंटवारे को और साफ करता है कि एक समय में एक व्यक्ति एक ही बड़ी संवैधानिक भूमिका निभाएगा। तो सभापति की निष्पक्षता पर ये एक बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन ये व्यवस्था एक व्यक्ति पर बहुत निर्भर करती है, उपराष्ट्रपति पर। क्या होगा अगर वे बीमार हों या विदेश यात्रा पर हों, या जैसा कि आपने बताया वे राष्ट्रपति के तौर पर काम कर रहे हों? सदन का काम तो नहीं रुक सकता। तो फिर इस स्थिति के लिए क्या कोई प्लान बी है? बिल्कुल है, और यहीं पर इस डिजाइन की खूबसूरती और भी निखर कर आती है। हमारा प्लान बी है उप सभापति या डेप्यूटी चेयरमैन। और यहाँ कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। जहाँ सभापति एक बाहरी व्यक्ति होते हैं, वहीं उप सभापति को राज्यसभा के सदस्य अपने में से ही चुनते हैं। अरे वाह, तो ये है वो संतुलन, एक निष्पक्ष बाहरी अंपायर और एक भरोसेमंद अंदरूनी कप्तान। मतलब एक व्यक्ति जो पद के कारण आता है और दूसरा जिसे सदन खुद चुनता है। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया। यही है संवैधानिक निष्पक्षता और संसदीय लोकतंत्र के बीच का संतुलन। उपसभापति सदन की अपनी आवाज होते हैं। वो सदस्यों के बीच से ही आते हैं, उनकी भावनाओं और सदन की प्रक्रिया को जमीनी स्तर पर समझते हैं। ये व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि सदन कभी भी नेतृत्वहीन ना हो और उसका नेतृत्व किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में हो जिस पर सदन के सदस्यों का भरोसा हो। तो जब उपसभापति कुर्सी पर बैठते हैं तो वे सिर्फ एक काम चलाऊ व्यवस्था नहीं होते हैं ना? हमारे स्रोतों से तो यही लगता है कि उनके पास सभापति की सारी शक्तियां आ जाती हैं। बिल्कुल सही। उस समय वे ही सदन के संरक्षक होते हैं। नियमों की व्याख्या से लेकर सदन चलाने तक सारे अधिकार उनके पास होते हैं। वो किसी भी तरह से जूनियर या कम अधिकार वाले सभापति नहीं होते हैं, बल्कि वे अक्सर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों और मंचों पर राज्यसभा का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। वे सदन का चेहरा होते हैं। एक और बात जो स्रोतों में मुझे बहुत खास लगी वो थी उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया। उसमें सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत जैसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। ये किसी आम बहुमत से अलग कैसे है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ संविधान की भाषा बहुत मायने रखती है। सभी तत्कालीन सदस्यों का बहुमत का मतलब सिर्फ उस दिन मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों का बहुमत नहीं है। इसका मतलब है सदन की उस समय की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। मान लीजिए राज्यसभा में 245 सदस्य हैं और 5 सीटें खाली हैं, तो तत्कालीन सदस्य हुए 240। तो प्रस्ताव पास करने के लिए 121 वोटों की जरूरत होगी, भले ही उस दिन सदन में सिर्फ 150 लोग ही क्यों ना मौजूद हों। समझ गया, ये तो बहुत ऊंचा मानक है। हाँ, और ऐसा जानबूझकर किया गया है। ये उपसभापति के पद को स्थिरता देता है। इसका मतलब है कि आप किसी दिन कम सदस्यों की मौजूदगी का फायदा उठाकर राजनीतिक दांवपेच से उन्हें नहीं हटा सकते। उन्हें हटाने के लिए आपको सदन के एक बहुत बड़े हिस्से का समर्थन चाहिए होगा। ये उनके पद की गरिमा और स्वतंत्रता की रक्षा करता है। ठीक है, तो हमारे पास प्लान ए है सभापति, प्लान बी है उपसभापति। लेकिन मैं सोच रहा हूँ क्या कोई ऐसी भी स्थिति हो सकती है जब ये दोनों ही अनुपस्थित हों? क्या तब सदन की कार्रवाई रुक जाएगी? हमारे संविधान निर्माता बहुत दूर की सोचते थे। उन्होंने इसका भी इंतजाम किया है। अगर कभी ऐसी असाधारण स्थिति आ जाए कि सभापति और उपसभापति दोनों ही उपलब्ध न हो, तो भी सदन का काम नहीं रुकता। प्रक्रिया के नियमों के तहत सभापति पहले से ही वरिष्ठ सदस्यों का एक पैनल, मतलब पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स, नामित करते हैं। उनमें से कोई भी सदन की अध्यक्षता कर सकता है।
और अगर वो भी ना हो तो सदन किसी भी दूसरे सदस्य को उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकता है। मूल सिद्धांत एक ही है, द शो मस्ट गो ऑन। सदन का विधायी काम सबसे ऊपर है। तो जब हम इन सब बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, एक बाहरी सभापति, एक अंदरूनी उपसभापति और फिर एक बैकअप पैनल, तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में क्या बताता है? ये बड़ी तस्वीर में कहाँ फिट होता है? अगर हम इन अनुच्छेदों को बड़े कैनवस पर देखें तो हमें एक बहुत ही परिपक्व और सोचा समझा डिजाइन दिखता है। ये सिर्फ राज्यसभा की बात नहीं है। अनुच्छेद 93 में लोकसभा के लिए भी अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डेप्यूटी स्पीकर का ऐसा ही ढांचा है। बस वहाँ दोनों ही सदस्य सदन के अंदर से चुने जाते हैं। ये पूरी संरचना हमारी संसदीय प्रणाली को स्थिरता देती है, सदनों की स्वायत्ता बनाए रखती है और कार्यपालिका के प्रतिनिधित्व मतलब उपराष्ट्रपति के रूप में और संसदीय स्वतंत्रता के बीच एक अद्भुत संतुलन बनाती है। और क्या न्यायपालिका ने भी इस भूमिका पर कभी कोई टिप्पणी की है? हाँ, और ये सिर्फ संविधान की किताबों में लिखी बात नहीं है, इसे असल में परखा भी गया है। जैसे इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण मामले को ही लीजिए। 1970 के दशक का वो दौर जब राजनीति में बहुत उथल-पुथल थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि सभापति या अध्यक्ष की भूमिका पूरी तरह से संवैधानिक और प्रक्रियात्मक है, राजनैतिक नहीं। उनका काम सदन को निष्पक्षता से चलाना है। ये एक बहुत बड़ा बयान था जिसने इन पदों की स्वतंत्रता और गरिमा को अदालती तौर पर भी मजबूत किया। तो आज की इस पूरी बातचीत से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो ये हैं, हमारे पास एक बाहरी व्यक्ति यानी उपराष्ट्रपति सभापति के तौर पर है ताकि राजनीतिक निष्पक्षता बनी रहे। फिर हमारे पास सदन का अपना चुना हुआ एक अंदरूनी सदस्य उपसभापति के तौर पर है जो सदन की आवाज का प्रतिनिधित्व करता है। और इन सब के पीछे एक मजबूत बैकअप प्लान है ताकि सदन का काम कभी ना रुके। ये पूरी व्यवस्था स्थिरता और निरंतरता के लिए बनाई गई है। बिल्कुल, ये संवैधानिक निष्पक्षता और संसदीय लोकतंत्र के बीच एक आदर्श संतुलन का उदाहरण है। एक बाहरी व्यक्ति निष्पक्षता के लिए और एक भीतरी व्यक्ति सदन के प्रतिनिधित्व के लिए। ये हमारी व्यवस्था की गहराई और परिपक्वता को दिखाता है कि कैसे अलग अलग सिद्धांतों को एक साथ पिरोया गया है। हमारे स्रोतों में एक बात बार बार सामने आई कि सभापति के पास टाई होने की स्थिति में एक निर्णायक मत होता है। आज के दौर में जब हम दुनिया भर की संसदों में बढ़ते राजनीतिक ध्रुवीकरण और कांटे की टक्कर वाली नतीजे देखते हैं तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या भारत में कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण कानून, शायद किसी संविधान संशोधन का भविष्य इस एक गैर सदस्य के वोट पर टिक जाए। उस एक पर के संभावित परिणाम और उसकी राजनीतिक वैधता पर क्या बहस छिड़ सकती है, इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.